कि हाँ, हमने तो 90% ले रहे हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट एंड इंशाल्लाह यू ऑल विल स्कोर मोर देन 90%। लास्ट मेरे बैच में हाईएस्ट स्कोर 93 था, 93 तक था। तो जब वो लोग ले सकते हैं, तुम क्यों नहीं ले सकते? चलो, लेट्स स्टार्ट। एंडो में ना थोड़ा सा बस ओरिएंटेशन बता रही हूँ इस सेशन में। सिर्फ थोड़ी सी ओरिएंटेशन। स्टे विद मी। एंडो है क्या? हार्मोन्स है ना, यही समझ आता है दिमाग में। और इनका जो मास्टर माइंड है वो कहाँ बैठा है? हाइपोथैलेमस है बेसिकली। हाइपोथैलेमस से बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन आ रहे हैं, जो बहुत सारे और ग्लैंड्स को या तो मतलब कमांड करेंगे कि भाई तुम निकालो हार्मोन्स। या बहुत सारे इनहिबिटरिंग हार्मोन्स आ रहे हैं जो अदर ग्लैंड्स को कहेंगे कि तुम चुप करके बैठ जाओ ना। इनहिबिटरी अफेक्ट आएगा। तो मास्टर माइंड तो हाइपोथैलेमस हुआ ना। तो एंडो का अगर आपको कहना चीफ कौन है, तो ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसमें से कुछ डायरेक्ट कमांड है रिलीजिंग, और कुछ है इनहिबिटरी कमांड जो कि इनएक्टिव इनएक्टिव करती हैं सर्टेन चीजों को, या आप ऐसा कर ले स्विच ऑफ कर देती हैं। बहुत सारे काम हमारे बॉडी के हाइपोथैलेमस की कमांड के थ्रू स्विच ऑफ हो जाते हैं या स्विच ऑन हो जाते हैं। ठीक है। सो ये ओवरव्यू है between hypothalamus and pituitary hormones and some effects of the pituitary hormones on target cells। हर हर हार्मोन का एक टारगेट सेल्स होता है। जैसे अगर हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकले हैं तो मोस्टली इसके टारगेट सेल्स ना पिट्यूटरी है। ये पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ हम पढ़ेंगे। अब पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं और जाके लगेंगे, कोई ओवरी पे, कोई एड्रिनल पे। ठीक है। तो बड़ा फाइन और जो है कंट्रोल पाथवे है एंडो। अच्छा, बीजान हो रही है, हाँ। तो ये क्या था? चलो एनीवे। तो हाइपोथैलेमस इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू रिलीज ऑफ रेगुलेटरी हार्मोन्स। ठीक है, आरएफ बोलते हैं इन्हें। तो ये रेगुलेटरी हार्मोन सबसे पहला क्या है? सीआरएच, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर है टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर है जीआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जीएचआरएच। ठीक है। फिर है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन्स, जीएचआईएच। फिर है प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएफ। फिर है प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स, पीआईएच। फिर है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। जीएनआरएच तो आप बहुत सुनते होंगे ना। जीएनआरएच और टीआरएच तो आपने काफी जिन्होंने भी थोड़ा बहुत ओबीजी में काम किया है उन्होंने काफी इसको पढ़ा होगा। बाकी हार्मोन्स भी हैं। ठीक है। और डायरेक्ट रिलीज ऑफ हार्मोन्स जो है इसकी जो होती है थ्रू सेंसरी स्टिमुलेशन होती है, या थ्रू सम अदर ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेशन होती है। एंडो की कुछ बहुत सारी बातें शायद या रेसिप्टर या सिग्नलिंग पाथवे हम इतना डिटेल में ना करें, बिकॉज वो भी डेडिकेटेड बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं कि कैसे स्टिमुलेशन हो रही है, कैसे ये ट्रांसफर हो रहे हैं सिग्नल। अच्छा, तो फिर ये रिलीजिंग रेगुलेटरी हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम फॉर डिलीवरी टू द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब ये हार्मोन्स आके लगे, लेट्स सपोज सीआरएच, टीआरएच, जीएचआरएच। ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया? इनसे फिर और हार्मोन्स निकले, एसीटीएच निकला, टीएसएच निकला, ग्रोथ हार्मोन निकला, प्रोलैक्टिन निकले, एफएसएच निकला, एलएच निकला। एक इंटरमीडिएट दरमियान में एक लोब है। ठीक है, इससे एमएसएच निकला। फिर पोस्टीरियर एक लोब है, उससे ऑक्सीटोसिन और एडीएच निकला। ठीक है। ये जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच है ना, इसके जो रिलीज है वो डायरेक्ट रिलीज है। और ये थ्रू सम वास्कुलर इसकी जो है बेसिकली ये बनते हाइपोथैलेमस में है। ये आप समझे तरफ पोस्टर पिट्यूटरी को स्टोर कर रहा है और फिर रिलीज करता है ऑन डिमांड। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो पोस्टर पिट्यूटरी से एडीएच निकला, एंटी डायरेटिक हार्मोन। फिजियोलॉजी में हमने काफी एडीएच एडीएच की बातें की। ठीक है। तो ये डिस्टल लोब पे डाल कर रहा था ना वाटर को कंजर्व। तो ये किडनी भी काम करेगा। सिंटो ऑक्सीटोसिन बोलते हैं हम, लेबर रूम में हम सिंटो सिंटो बोलते हैं। ये कहाँ जा रही है? ठीक है, ये जा रही है मेल में स्मूथ मसल्स इन डक्टस डिफर्नस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को जाके एक्ट कर रही है। और फीमेल में यूट्रस को कह रही है कंट्रैक्ट करो कंट्रैक्ट करो। जब यूट्रस रिलैक्स होती है, टर्निंग होती है, सिंटो लगाते हैं ना, तो कहाँ एक्ट करेगी? स्मूथ मसल्स पे।
ठीक है। इसके अलावा जो इजेक्शन होती है मिल्क की, वो भी ब्रेस्ट से होती है, तो मेमरी ग्लैंड्स पे भी इसके रिसेप्टर्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये आई कहाँ से? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे कहाँ से आए ये? इसकी डायरेक्ट रिलीज वो हाइपोथैलेमस से आई। तो कहानी यहाँ से नहीं शुरू हुई, कहानी यूं जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और फिर यहाँ हाइपोथैलेमस से आई है। मसला अगर यहाँ हाइपोथैलेमस से है, लेट्स सपोज यही यही चीजें नहीं बन रही, क्या एडीएच या ऑक्सीटोसिन के लेवल्स हमें मिल सकते हैं ब्लड में? नॉर्मल लो ही मिलेंगे ना, या नहीं मिलेंगे? ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ से पहला हार्मोन एसीटीएच है। एसीटीएच ने कहाँ जाकर काम करना है? एड्रिनल ग्लैंड्स पे। एड्रिनल ग्लैंड्स पे जाएंगे। टीएसएच ने जहाँ कहाँ जाके एक्ट करना है? थायराइड ग्लैंड पे। अच्छा, ये एसीटीएच जाके ये एड्रिनल ग्लैंड्स को बोलेंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स बनाओ। अगर एसीटीएच ही नहीं आता तो क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आएंगे? स्टीराइड्स नहीं बनेंगे हमारी बॉडी में, और जो स्टीराइड्स के सारे काम है वो भी स्विच ऑफ हो जाएंगे। अगर टीएसएच ही नहीं बनता, कि ऊपर से टीआरएच ही नहीं निकला, तो क्या टीएसएच निकलेगा? और टीएसएच जाके स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को कि थायरॉक्सिन बनाओ? क्या हमें T4 के लेवल्स मिलेंगे? पेशेंट तो हाइपो में मिलेगी हमें। ठीक है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला, और इसको कमांड निकलने की किसने दी थी? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ने। ठीक है। ये लीवर में गया, ये सोमैटोमीडियंस हैं उन पे एक्ट किया, बोन मसल्स और अदर, जिन्होंने आगे जाके और अदर टिश्यूज पे अमल किया, और ग्रोथ हो गई। ज्यादा ग्रोथ होगी तो हमारी विस्ट्रोमिगैली हो जाती है, एक्रोमिगैली की तरह, और अगर नहीं होते तो फिर डिवार्फिज्म हो जाते हैं, है ना? तो अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या कोई ट्यूमर होगा तो फिर तो बहुत ग्रोथ होगी, या इनहिबिटरी हार्मोन्स बहुत ज्यादा आएगा बिकॉज ऑफ सर्टेन ड्रग्स या ट्यूमर्स, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। प्रोलेक्टिन है। ठीक है। प्रोलेक्टिन ने मेमरी ग्लैंड्स पे जाके काम करना है, और इसके अलावा इनसाइड प्रेगनेंसी बड़े इंपॉर्टेंट काम है। तो प्रोलेक्टिन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये इन इट सेल्फ ही अपने साथ वाले एफएसएचएलएच को भी खराब करेगा, ये लो हो जाएंगे। ठीक है। हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगी, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया की वजह से अदर मैनिफेस्टेशंस आ जाएंगी, एनोवुलेशन हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर एफएसएचएलएच आए। एफएसएचएलएच तो तब आएंगे ना जब जीएनआरएच आएगा। जीएनआरएच ही डेफिशिएंट है, ये पल्सटाइल वे में नहीं आ रहा, तो एफएसएचएलएच भी नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर ओवेरियन फेलियर्स हो जाएंगे। ओवेरियन फेलियर्स इन दैट सेंस बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, जैसे कैलामेन में होता है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। वैसे ओवेरियन फेलियर की जो टर्म यूज होती है वो हाइपर गोनेडोट्रोपिक में होती है, जिसमें बहुत ज्यादा जी बनते हैं, एलएचएफएस अराउंड द मेनोपाज। लेकिन चाहे हाइपो है चाहे हाइपर है, बाई प्रोडक्ट तो यही है ना कि लो एस्ट्रोजन है, ओवे इज नॉट वर्किंग, एस्ट्रोजन नहीं आ रहा। ठीक है। तो इन दैट सेंस आई एम टेलिंग ओवेरियन फेलियर। बाकी जो ओवेरियन फेलियर की अपनी क्लासिकल प्रेजेंटेशन है वो हाइपर गोनेडोट्रोपिक के साथ है, इंक्रीज एफएसएच के साथ। ठीक है। फिर एमएसएच आ गए, मेलानोसाइट अनसर्टेन सिग्निफिकेंस इन हेल्थी एडल्ट्स। अच्छा, तो ये सारा एक सिस्टम है। तो इतना हमने एंडो एंडो अगले कमिंग डेज में करनी है। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है कि इनके चीफ जो था वो हाइपोथैलेमस है, उसे रिलीजिंग हार्मोन आएंगे, तो फिर पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन देगा, स्टिमुलेटरी हार्मोन देगा, जो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स पे जाके काम करेंगे। ठीक है। और अगर इनिबिटरी इफेक्ट्स आ रहे हैं तो फिर इनिबिटरी जो है शट डाउन हो जाएंगी चीजें। ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी आपने याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच, टीएसएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, एफएसएच, एलएच आ रहा है। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से एमएसएच आ रहा है, पोस्टीरियर से एडीएच और सेंडो आ रही है। ठीक है। दिस इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी आ रही है। ठीक है। और इसमें लॉन्ग पोर्टल वेसल्स आ रही हैं, और फिर ये वीनस साइनसेस हैं इसके, फिर कवर्नस साइनसेस हैं, पेट्रोजल साइनसेस हैं, फिर जुगुलर वेन है, फिर न्यूरल लोब है इसकी, इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है। एनीवे एकदम से जब पीपीएच होता है ना, पीपीएच अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना हर चीज की ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब एकदम से जब पीपीएच होता है ना, तो जब ये यूट्राइन आर्टरी खुलती है या ब्लीडिंग होती है, तो इट ब्लीड लाइक हेल। विद इन मोमेंट्स 1 to 2 लीटर ब्लड जो है ना वो जाया हो जाता है।
और जब बॉडी का 50% से ज्यादा ब्लड जाया हो जाए तो एक शॉक लाइक फेज आ जाता है, और हर हर ऑर्गन की तरह पिट्यूटरी की भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो इसको पिट्यूटरी जो है, ये समझ लें, इसकी इसके जो हार्मोन्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, परमानेंटली कम हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं शीहान सिंड्रोम। ठीक है, और जब पेशेंट पीपीएच में जाती है तो मे भी हम ब्लड लगा दें, बाद में वो ठीक भी हो जाए, लेकिन जो हाइपोक्सिया पिट्यूटरी ग्लैंड में भुगता है ना, वो फिर इरिवर्सिबल हो जाता है। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनका इफेक्ट आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता होता है। लाइक इनिशियली इनमें लैक्टेशनल फेलियर हो जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन ही नहीं बनेगी जब इंट्रापिट्यूटरी से, तो फिर कैसे होगी लैक्टेशन, या सेंटो नहीं आ रही, काम कर रही पिट्यूटरी से, तो कैसे होगी लैक्टेशन। और फिर थायराइड भी यहीं से आ रहा है, तो कैसे इनमें थायरॉक्सिन होगी, इनमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, और कैसे जब इनकी एलएचएफ एसएच ही नहीं बनेंगी, बस पिट्यूटरी ही मर गया, उसको एक टाइम पीरियड के लिए जब ब्लड नहीं मिला तो वो डेड हो गया, तो कैसे उसकी ओवुलेशन होगी। तो फिर शिहान सिंड्रोम में जो प्रेजेंटेशन होगी, सबसे पहले लैक्टेशनल फेलियर होगा, फिर हाइपोथायराइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनको जो है इनफर्टाइल हो जाएंगे, एनोवुलेशन हो जाएगी, और ग्रोथ हार्मोन भी इनके खत्म। पूरी एक पैन हाइपोपिट्यूटरी लाइक क्लासिकल पिक्चर आ जाएगी शिहान के साथ। तो फिर इनको हर हार्मोन रिप्लेस करना पड़ेगा, थायरॉक्सिन भी देनी पड़ेगी, इसके अलावा गोनाडोट्रोफिन्स भी देने पड़ेंगे, एलएचएफएस भी देना पड़ेगा, फिर जाके इनकी नॉर्मल जिंदगी शुरू होगी ना, ग्रोथ हार्मोन देने पड़ेंगे, एसीटीएच को देना पड़ेगा। तो ये भी गायनी में पूछ लेते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एक पेशेंट को ब्लीडिंग हुई और उसके बाद उसको जो है मेनोरिया हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शिहान सिंड्रोम। और जिसको इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग हुई और आपने उसकी आरपीओसीज रिमूव किए, सर्जिकल जो है हैंडलिंग की यूट्रस की, उसमें एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाती है, तो उसमें एलएचएफएस सब चीजें ठीक होती हैं, बिकॉज एंडोमेट्रियम इज नॉट रिएक्टिंग, तो एमेनोरिया हो जाता है बिकॉज ऑफ एशरमैन। उसमें हाइपोथायराइड का पिक्चर नहीं मिलेगी आपको, तो आप सिनेरियो पढ़ के ही आप पहचान जाओगे कि ये शिहान है या एशरमैन है। ठीक है, अच्छा, हाइपोथैलेमस में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, डोपामिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन, न्यूरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बेसिकली बनते हैं हाइपोथैलेमस में है, जो कि चले जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसके अलावा पाइनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन यहाँ से आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में इंटीरियर में ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, इंटरमीडिएट में मिला एमएसएच, और पोस्टीरियर में सेंटो, वैसोप्रेसिन। ये एक्चुअली स्टोर्ड हार्मोन्स हैं, ये बने नहीं है सेंटो और एडीएच, ये यहाँ से बस रिलीज हुए हैं। ठीक है, चले, तो ये अनदर ब्यूटीफुल पिक्चर गिविंग यू सम इंसाइट अबाउट होल एंडो। ठीक है, फिर अब ये निकलते कैसे हैं। ठीक है, अब कैसे निकलेंगे आ, और इनके क्या क्लिनिकल नोट्स हैं, पढ़ेंगे हर चीज डिटेल में, बट फिलहाल ये देखें कि एडीएच कहाँ से आ रहा था, स्टोर हो रहा था ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसका काम क्या था, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। ठीक है, ताकि पोलीयूरिया ना हो, तो वाटर इंक्रीज क्या करेगा, वाटर परमेबिलिटी आप डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब से भी, जिससे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर एडीएच को मैं ब्लॉक कर दूं तो फिर पोलीयूरिया हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या है, इसका स्टिमुलस क्या है, ये निकलेगा कब, जब पोलीयूरिया होगा। तो अगर नहीं पोलीयूरिया क्यों हो रहा है, इतना वाटर बॉडी से आउट हो रहा था, उसको तो जमा करना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्टिमुलस है इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। तो ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिस इज बिल्कुल एक लॉजिकल पाथवे है। एक्सेप्ट इन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, SIADH बोलते हैं, जिसमें एडीएच इज एलिवेटेड डिस्पाइट ऑफ डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। तो ये एक्सेप्शनल की फेज है SIADH, वी विल सी व्हाट इज SIADH। मतलब एडीएच इनएप्रोप्रिएटली रिलीज हो रहा है ना, तो ये रिलीज होता ही रहेगा चाहे ऑस्मोलैलिटी कुछ भी है। फिर CRH क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये ज्यादा कर रहा है ACTH को, MSH को और D एंडोर्फिन को, ये याद रखिएगा। और इसका काम क्या है, ये डिक्रीज करता है इन क्रोनिक ग्लूकोकॉइड स्टीराइड यूज। ये मतलब अगर स्टीराइड बॉडी में नहीं बनता तो स्टीराइड को बनना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज, ये जो कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएंगे, वो ACTH, वो पिट्यूटरी से कहेंगे तुम ACTH बनाओ,
ठीक है, तो ज्यादा एसीटीएच बनेगा तो फिर स्टेरॉइड ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसके कम होने का सिग्नल हमारे चीफ माइंड को जाएगा और वो उसको ज्यादा करने के लिए रिलीजिंग हार्मोन भेज देगा। ठीक है। डोपामिन का काम क्या है? डोपामिन प्रोलैक्टिन एक दूसरे के दुश्मन है ना। जहां डोपामिन ज्यादा होगा किसी भी ड्रग से या किसी भी मैकेनिज्म से, प्रोलैक्टिन ने कम हो जाना है। ठीक है। और इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, दुश्मन है ना एक दूसरे के। तो जो डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं एंटी साइकोटिस्ट, जो डोपामिन के दुश्मन है, तो वो तो प्रोलैक्टिन की दोस्त होगी। ठीक है, फिर तो प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा, फिर ब्लैक्टोरिया हो जाएगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। जीएचआरएच इंक्रीज करेंगे ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है। और इसका जो है इसकी और मैनिफेस्टेशंस हैं, इसको भी छोड़ो, ये बड़ा डिटेल है, ये हमारे एग्जाम का में आता भी नहीं है, बट एक्रोमेगैली में हम इसको देखेंगे। इसको बिल्कुल भूल जाओ। जीएनआरएच इंक्रीज करता है एफएसएच एलएच को। ठीक है, बॉडी में कहीं एलएच एफएसएच कम होगा तो ये ज्यादा होगा ना, और ऑलरेडी ज्यादा है तो फिर ये नहीं निकलेगा रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। तो जीएनआरएच हार्मोन है, इसका फंक्शन है इंक्रीज करना एफएसएच को एलएच को, और ये सप्रेस होगा बाय हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, ज्यादा प्रोलैक्टिन होगा, सप्रेस बाय हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। और इसके अलावा अगर हम कुछ एनालॉग्स ले लें, वो भी अगर हम खुद से जीएनआरएच लेंगे तो फिर हार्मोन से नहीं निकलेगा, हाइपोथैलेमस से नहीं निकलेगा। ठीक है। ये लियोप्रोलाइड है, सप्रेस द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, या फिर पल्सटाइल जीएनआरएच लीड्स टू द puberty एंड फर्टिलिटी। इसको डिटेल में देखेंगे, बट एनीवे हमें चाहिए जीएनआरएच इन अ नॉट इन अ रैपिड वे बट इन अ पल्सेटाइल वे। जब एकदम से रैपिड वे में देंगे तो फिर इसने बजाय इसके कि ज्यादा करे एलएच एफएसएच, इसने कम कर देने हैं। तो पल्सेटाइल वे में रिलीज होगा तो ही एफएसएच एलएच ज्यादा होगा। बहुत सारी कंडीशंस जिसमें हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म होता है, तो हम puberty को इंड्यूस कर सकते हैं ना बाय गिविंग जीएनआरएच हार्मोन्स इन अ पल्सेटाइल वे। अच्छा, जीएनआरएच एगोनिस्ट भी होते हैं और एंटागोनिस्ट भी होते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे इनफर्टिलिटी में, बट मोर वी विल सी दैम इन क्लिनिकल मैनेजमेंट इन इनफर्टिलिटी। अच्छा, जो एमएसएच है वो इंक्रीज मेलानोजेनेसिस करता है। ये इसकी काजेस क्या हैं? हाइपर पिगमेंटेशन इन कुशिंग डिजीज, एज एमएसएच एंड एसीटीएच शेयर द सेम प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, जिसे हम बोलते हैं प्रोपियो मिलानो कार्टिन। ये याद रखिएगा, इनका जो प्रीकर्सर है ना एमएसएच का और एसीटीएच का वो सेम है, तो एमएसएच ज्यादा होगा तो एसीटीएच भी ज्यादा होगा। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा स्टेरॉइड बनने लग जाए बॉडी में तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है ना, कुशिंग डिजीज हो जाती है। डिजीज और सिंड्रोम में डिफरेंस है, वही लेटर। सिंटो जो है ये कैसे बनती है? ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करती है ड्यूरिंग लेबर, और इसीलिए एटोनिक के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती है एनपीपीएच। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स इन रिस्पॉन्स टू सकलिंग। सकलिंग आएगी जिसको प्रोटेक्टिन कंट्रोल कर रहा है, तो फिर लेट डाउन आएगा सिंटो की वजह से। प्रोलैक्टिन होगी तो सिंटो काम करेगी, वरना नहीं करेगी। लास्ट टाइम आई थिंक फिजियोलॉजी में यू पीपल वर आस्किंग कि आर्टिफिशियल मिल्किंग कैसे की जा सकती है, आर्टिफिशियली इन सारे कंट्रोल, इन चीजों को कंट्रोल करके, मतलब प्रोलैक्टिन के थ्रू हम अगर पहले तो हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से राइपन करेंगे ब्रेस्ट को, ठीक है, और फिर रिलीज कराएंगे प्रोलैक्टिन को, और फिर सिंटो देके लेट डाउन करा देते हैं। ये होती है आर्टिफिशियल मिल्किंग। अच्छा, ये सेंट्रल का जो और क्लिनिकल नोट्स हैं, इसमें मॉड्यूलेट करती है फेयर को, एंजाइटी को, सोशल बॉन्डिंग को, मूड को एंड डिप्रेशन को। प्रोलैक्टिन जो है, बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन आ जाए तो वो कम कर देती है ना एलएच एफएसएच को। कैसे कम करती है? प्रोलैक्टिनीमिया में आपने देखा ना, एनुबुलेशन हो जाती है, साइकिल्स नॉर्मल नहीं रहते, चाहे वो कोई भी ड्रग है जो प्रोलैक्टिन को ज्यादा कर रही है या डोपामिन को जो है वो कम कर रही है, जैसे एंटी साइकोटिक्स हैं तो, या एंटीमेटिक्स हैं कुछ, तो वो क्या करती हैं, वो जीएनएच को कम करती हैं, तो एलएचएफएसएच पे नेगेटिव आ जाता है इम्पैक्ट। और फिर ओवुलेशन ही नहीं होगी जब एलएचएफएसएच नॉर्मल नहीं होंगे या लो होंगे। ओवुलेशन के लिए एलएचएफएसएच का ना नॉर्मल होना बड़ा जरूरी है। ये कम है तब भी ओवुलेशन नहीं होती, और ये जब ये ज्यादा है तब भी ओवुलेशन नहीं होती। ठीक है। प्रोलैक्टिन में हमने देखना है पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा पढ़ेंगे, जिसमें मेनोरिया ऑस्टियोपोरोसिस। अब जब एल जी जब एफएसएच ही नहीं आया तो फिर एस्ट्रोजन भी तो नहीं आएगा, एस्ट्रोजन नहीं आएगा तो फिर बोन डेवलपमेंट भी नहीं होगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, मतलब एस्ट्रोजन भी नहीं बना, ब्लैक्टोरिया हो गया क्योंकि प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है प्रोलैक्टिन, डिक्रीज हो जाते हैं जीएनआरएच। इसी वजह से तो ब्रेस्ट फीडिंग में ओवुलेशन नहीं होती,
हम कहते हैं ना लैक्टेशनल एमेनोरिया 2%, खुद ही कॉन्ट्रासेप्ट वो 98% कॉन्ट्रासेप्टिव है, सिर्फ 2% फेल रेट है। क्यों ब्रेस्ट फीडिंग में होती है एनोबुलेशन? बिकॉज प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो जेनेरेज कम होता है, जेनेरेज कम होता है तो एफएसएच कम होता है। ओके, ये क्या एक एमसीक्यू भी आता है, लेट मी टू क्लियर दिस हियर। एक पेशेंट डिलीवर हुई है, डिलीवरी का आई थिंक उसका है 4 वीक, और वो उसको जो है साइकिल नहीं आया आफ्टर 4 वीक। यूजली लोगों को 21 डेज के बाद साइकिल्स रिज्यूम हो जाते हैं पोस्ट पार्टम। तो 4 वीक है या 6 वीक्स है, इसको साइकिल नहीं आए, आपने इसके हार्मोन्स देखने हैं, प्रोलैक्टिन ज्यादा है, इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है? वाई प्रोलैक्टिन इंक्रीज? ये ओवेरियन फेलियर है या ये है लैक्टेशनल एमेनोरिया? या इस पे लैक्टेशनल या इस पे कमेंट करने के लिए आपको कुछ और भी चाहिए? अगर ये लैक्टेशनल एमेनोरिया है तो एफएसएच क्या होगा? देखो, लैक्टेशन एमेनोरिया में इंक्रीज प्रोलैक्टिन में कम करना है ना जेनरेज को, जेनरेज कम हो गया तो एफएसएच लो होगा ना। हम्म अगर मैं कहूँ कि 4 वीक पे पेशेंट का प्रोलैक्टिन ज्यादा है और एफएसएच हाई है, व्हाट इज दिस? इज इट लैक्टेशन एमेनोरिया? नो, इट्स नॉट, इट इज ओवेरियन फेलियर। दो हार्मोन जरूर देखने हैं हम, सी एफएसएच विद प्रोलैक्टिन, फिर आपका कंप्लीट डायग्नोसिस बनेगा। ठीक है, ओके। फिर अच्छा चलो, सोमैटोस्टेटिन क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? ये डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन और टीएसएच इनका की वजह से आते हैं। ठीक है, और आल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरिंग हार्मोन सोमैटोस्टेटिन। अब सोमैटोस्टेटिन दो तरह के हैं, एक जीआईटी से आता है और एक हाइपोथैलेमस से आता है, वो दोनों मिक्स ही रहते हैं एग्जाम में। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टेटिन, जो कि बेसिकली इनहिबिटरी इफेक्ट है इसका। और चूंकि इनहिबिटरी इफेक्ट है तो फिर वो सारी बीमारियां जिसमें ज्यादा हार्मोन हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन जैसे एक्रोमेगाली, तो उसकी ट्रीटमेंट भी तो है ना। हम्म इसी तरह टीआरएच ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा टीएसएच कर देगा, सोमेटोस्टेटिन ज्यादा है तो वो कम कर देगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो जब टीआरएच ज्यादा है तो हो जाता है इंक्रीज टीएसएच और प्रोलैक्टिन। अच्छा, यहाँ एक एमसीक्यू छुपा हुआ है, जो मोस्ट कॉमन काज है ना प्रोलैक्टिन के ज्यादा होने की, वो पीसीओ है या हाइपोथायराइडिज्म है? हम्म हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, हाँ, हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा टीआरएच होगा तो क्या होगा? प्रोलैक्टिन ज्यादा, प्रोलैक्टिन ज्यादा। तो ना, जो मोस्ट कॉमन काज है ना, वैसे प्रोलैक्टिन पीसीओ में भी ज्यादा होती है, ड्रग्स में भी होती है, स्ट्रेस में भी होती है, लेकिन जो नोटोरियस है ना बज़वर्ड फॉर इंक्रीज प्रोलैक्टिन, वो टीआरएच है। ठीक है, मतलब इसके साथ इसका कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये टेबल काफी हमें अच्छी लगी है इससे हमें थोड़ा माइंड बन गया हाई एंड ऑफ पढ़ने का। चलो, हाइपोथैलेमस में कुछ, तो हाइपोथैलेमस में कुछ होते हैं न्यूक्लियस, आर्क्यूट न्यूक्लियस है, प्रीऑप्टिक है, सुप्राऑप्टिक है, पैरावेंट्रिकुलर है। ठीक है, तो आर्क्यूट न्यूक्लियस से रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच निकला है, सीआरएच निकला है, जीएचआरएच निकला है। ठीक है, और स्मेटोट्रोफिन निकले हैं। इनहिबिटरीज में अगेन ये स्मेटोट्रोफिन है, ये स्मेटोस्टेटिन है, ये स्मेटोस को जरा ध्यान में रखना। तो ये इनहिबिटरी है, डोपामिन भी इनहिबिटरी है, किसका? प्रोलैक्टिन का। तो ये कहाँ से निकले? आर्क्यूट से, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन हैं। ठीक है, अच्छा, प्री ऑप्टिक से क्या निकलता है न्यूक्लियस से? जीएनआरएच हार्मोन। सुप्रा ऑप्टिक से एडीएच भी निकलता है और सिंटो भी निकलती है, बट एडीएच ज्यादा निकलता है। दोनों एमसीक्यूज में आएंगे, चूज एडीएच फॉर सुप्रा ऑप्टिक। और पैरावेंट्रिकल में भी दोनों ही से आता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकल से ज्यादा मिकदार में आता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, याद रख लें, वरना ये न्यूक्लियस इतने ज्यादा पूरे पूरे पैराग्राफ में लिखे हुए ऑक्सफोर्ड में, और तुम ढूंढते रह जाते हो कि इसमें से करना क्या है। जो करना है वो फिर हमने अलग से निकाल के बता दिया है कि ये इसकी जो है मेन 4 न्यूक्लियस है,
और जो सुप्रा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर है उससे दोनों ही आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, लेकिन सुप्रा में एडीएच है और पैरावेंट्रिकुलर में ऑक्सी है। ठीक है, तो तुमको ये निमोनिक लगा लो। जैसे कैसे हम निमोनिक बना सकते हैं, लेट्स मेक इट सिंपल, SAPO। ठीक है, सुपर ऑप्टिक से क्या निकल रहा है, एडीएच से ज्यादा। ठीक है, और पी से मतलब पैरावेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन। तो ऐसे पियो, सैपो से याद कर लो। ठीक है, मैं तो ऐसी फन्नी बना लेती थी, भाई याद भी तो करना ही है ना। चलो, फिर हाँ, फिर है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रॉफ से निकलते हैं, लैक्टोट्रॉफ भी होते हैं, वो प्रोलैक्टिन देते हैं। ठीक है, और प्रेगनेंसी में लैक्टोट्रॉफ ज्यादा हो जाते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन है, जो कि 40-50% सोमेटोट्रॉफ से निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन हम जो है प्लेसेंटा में भी देखेंगे कुछ तरह के प्लेसेंटा भी एक तरह का ना हाइपोथैलेमस है। आपने प्लेसेंटा, एबीसी ऑफ प्लेसेंटा सुनी है मेरा लेक्चर? हम्म, नहीं सुना भाई यार, वो लेक्चर बिल्कुल मिस करने वाला है। ठीक है, एंडो भी है उसमें प्लेसेंटा की, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगी, बस उसको डेडिकेटली सुनना है। अच्छा देखो, तो एंड्रोमेट्रियोसिस से ग्रोथ हार्मोन आता है, टीएसएच आते हैं थायरोट्रॉप से, एसीटीएच आता है कॉर्टिकोट्रॉप से, एफएसएच आता है ग्नाडोट्रॉप से। ये इसके सेल है एंड्रोमेट्रियोसिस के, प्रोलैक्टिन आता है लैक्टोट्रॉप से। ठीक है, और इसकी परसेंटेजेस भी हैं। अगर हम 100% करते हैं ग्रोथ हार्मोन एंट्रीपिट्यूटरी के, तो 50% जो सेल्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन के लिए, 5% टीएसएच के लिए, 20% एसीटीएच के लिए, 15% तक एफएसएच एलएच के लिए, प्रोलैक्टिन के लिए 15% तक है। तो ठीक है, और प्रेगनेंसी में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं प्रोलैक्टिन, क्योंकि काम ज्यादा चाहिए। प्रोलैक्टिन क्या कर रहे हैं, मिल्क में काम कर रहे हैं। एफएसएच एलएच वो गोनेड्स पे जाके काम करता है। एसीटीएच मेडल्ला, एक्चुअली एडेनस पे, एडेनल पे जाके काम करता है, मोर मोर कॉमन ऑन कॉर्टेक्स। टीएसएच कहाँ काम करेंगे, थायराइड पे, और ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाएंगे, लिवर पे जाके। अब ये हार्मोन तो इंटरपिट्यूटरी से निकल आया, जो अपना फंक्शन है वो अपने टारगेट सेल पे जाके करता है। जो उनके टारगेट्स हैं वो जीएच का लिवर है, टीएसएच का थायराइड है, एसीटीएच का कॉर्टेक्स एंड मेडल्ला, एफएसएचएलएच का गोनेड्स मतलब ओवरी या टेस्टिस, और प्रोलैक्टिन के मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा फिर एफएसएचएलएच क्या करता है मेल में, जो है इनिबिन निकालता है, टेस्टोस्टेरोन निकालता है। ठीक है, फीमेल में ओवरी को बोलेगा तुम प्रोजेस्टेरॉन बनाओ, तुम एस्ट्रोजन बनाओ, अकॉर्डिंग टू द ओवेरियन साइकिल। अच्छा, एसीटीएच मेडल्ला को बोलेगा तुम एपिनेफ्रिन बनाओ, नॉरएपिनेफ्रिन बनाओ, डोपामिन बनाओ। और इसको कॉर्टेक्स को बोलेगा तुम एल्डोस्टेरॉन बनाओ, तुम कॉर्टिसोल बनाओ, तुम स्टेरॉइड्स बनाओ। ठीक है, थायराइड को बोलेगा तुम जो है T3 T4 बनाओ, और इनकी वेरियस रेशियोज भी कंट्रोल होती हैं। एग्जाम क्वेश्चन भी है जो इसका जो रेशियो है T4 T3 की 14:1 है, हाउ वी विल सी। ठीक है, और ये स्मेटोमीडियंस निकालेगा। ओके, तो ये इंट्री का पढ़ लिया, पिस्टोरी भी कर लेते हैं। सिंटो मेल में पोस्ट डक्टस डिफरनस, प्रोस्टेट, या मैंने क्या बोल दिया तो हो गया, प्रोस्टेट एंड डक्टस डिफरनस। ठीक है, प्रोस्टेट एंड डक्टस डिफरनस पे काम करेगा जाके। और सिंटो इसके अलावा यूट्रस में और मेमरी ग्लैंड्स पे करेगी, और एडीएच किडनी पे, वाटर पे, कलेक्टिंग डक्ट पे, डीसीटी पे, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे। इंटरमीडिएट एमएसएच है, ये मेलानोसाइट्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, ओके, अभी तो हमने ओवरव्यू किया है सिर्फ एंडो का। अब ये पूरी, अब ये इतनी सारी बातें की हैं कि उनका कि आर्क्यूट से रिलीजिंग हार्मोन आ रहे हैं और इनहिबिटरी हार्मोन्स आ रहे हैं फ्रॉम वेरियस
अच्छा तो हाइपोथैलेमस, अच्छा मैं आपकी, अच्छा जस्ट एक second। तो आर्क्यू न्यूक्लियस, ठीक है, फ्री ऑप्टिक, और एक हमने सैपो पढ़ा है ना, सैपो तो पता चल गया होगा ना, सुप्रा ए, पैरावेंट्रिकुलर ओ, ठीक है। चलो प्री ऑप्टिक जीएनआरएच और फिर इस रिलीजिंग हार्मोन तो आपको नाम पता ही है, और इनहिबिटरी में तो सोमैटोस्टेटिन है और डोपामिन है, ये भी इजी पीजी है ना। फिर ये 6 हार्मोन है, फिर पिट्यूटरी के 2 पोस्टीरियर के और एक इंटरमीडिएट का है, ठीक है। T4 T3 की रेशियो 14:1 है। T4 0.5% फ्री होता है, 0.1% फ्री होता है, और T3 जो होता है ना वो 1% फ्री होता है। फॉर एग्जाम क्वेश्चन। और नाउ नाउ नाउ, अच्छा अब बस ओवरव्यू करना है ना, तो आज देखें एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने 3 जोन्स पढ़ाएंगे, ठीक है। जोन ऑफ एसिकुलेटा, अब हम आप पढ़ते हैं ना फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ऐसे पढ़ते हैं हम, तो यस FGR से याद कर लो, FGR, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले F है, F क्या करता है, कार्टिसोल बनाता है। जो ग्लोमेरुलोसा है वो क्या बनाता है, एल्डोस्टेरोन, और जो रेटिकुलरस है ना वो एंड्रोजेंस बनाएंगे। तो आप इसी ऑर्डर में याद कर लें, ठीक है। FGR, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो F से कॉर्टिसोल सबसे पहले, ठीक है, और फिर ग्लोमेरुलर से एल्डो, ये तो एल्डो तो आपको वैसे भी याद है कि ग्लोमेरुलर से आता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन, और वो जो रीनल ग्लोमेरुलर आए थे वो याद हो गया, वाटर शार्टर। तो फिर री आर बच गया, तो ये एंड्रोजन है, ठीक है, और इसमें आर भी आ रहा है। एडिनल मेडुला तो आपको पता ही है, पी और ये सारे फेयर हार्मोन्स है, इंक्लूडिंग डोपा, थायराइड, थायराइड हो गए। इसके अलावा इसके जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं उससे कैल्सिटोनिन भी आ रहा है, ठीक है। पैराथायराइड से पैराथायराइड हार्मोन आ रहे हैं, और जो किडनीज हैं उससे हमें जो इरेथ्रोपोइटिन और रिनिन रिलीज हो रही है डेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, ठीक है। इरेथ्रोपोइटिन एनीमिया में इंपॉर्टेंट है, और क्रॉनिक एनीमिया या सीआरएफ में हम इसको देखेंगे। ओके सो ये सिर्फ टिश्यू है, और टिश्यू के जो है ना जो ग्रॉस फीचर्स हैं वो बताए हैं, बट वी विल डू देम इन डिटेल। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जो मेन हार्मोन है वो स्ट्राइयोल, प्रोजेस्टेरोन, HCG जो कि सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट के साथ है, HPL, ठीक है, एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मैटरनल डेसिडुआ, उससे क्या निकलेगा, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कार्टिसोल, CRH एंड GnRH। अब ये जो ब्लू वाले हैं ना, ये आप इनको स्पेसिफिकली याद रखें, बिकॉज दे आर कीज इन यूर सिंगल बेस्ट आंसर्स बुक्स, लेकिन मैंने इनको रिकॉल्स में टू डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा, ठीक है। बस यही है रिकॉल में, पैराफोलिकुलर कैल्सिटोनिन यही देखना ज्यादा। पैंक्रियाज, ग्लूकागॉन है, अल्फा सेल से आते हैं, ये याद रखिएगा। इंसुलिन बीटा सेल से आता है, सोमैटोस्टेटिन जो है वो डेल्टा सेल से आता है। अभी एक सोमैटोस्टेटिन हमने वहां पे तो देखा था ना, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये पैंक्रियाज का सोमैटोस्टेटिन है, डेल्टा सेल से आ रहा है, फिर एडिपोज टिश्यूज। लेप्टिन, ओके। फिर GIT के हार्मोन्स हैं, GIT के हार्मोन्स में जो है, जो G सेल्स हैं उससे गैस्ट्रिन आता है, G गैस्ट्रिन एक जैसा साउंड करते हैं लिखने में, तो ऐसे याद कर लो। स्मैटोस्टेटिन है, फिर अगेन ये स्टोमिक के D सेल से आते हैं। फिर हिस्टामिन है, ये इसके ECL सेल से आते हैं। फिर सिक्रीटिन है जो S सेल से आता है। GIT बहुत ज्यादा लिखा हुआ है एसेंशियल में, इतना करने की जरूरत नहीं है, पर GIT हार्मोन्स अगर सिर्फ ये कर लेना,
ये जो लिखा हुआ है बस यही काफी है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी कि गैस्ट्रिन जी सेल से आ रहा है, सिक्रीटिन एस सेल से आ रहा है, सी सी के जो है आई सेल से आ रहा है, ठीक है, हिस्टामिन ईसीएल सेल से आ रहा है, और डी सेल से सोमैटोस्टेटिन आ रहे हैं। ये सोमैटोस्टेटिन डी सेल से आ रहे हैं, एस से नहीं आ रहे, कभी ऐसे एस को एस से कर लो। लीवर से हमें क्या मिल, कौन से हार्मोन आते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर एंजियोटेंसिन लाइक। ओवरी से ग्रेनुलर सेल्स एंड थीका, ये हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। थीका सेल्स जो है लेडिक सेल्स की तरह थे, एंड्रोजन्स दे रहे थे, और ग्रेनुलर सेल्स हमें जो थे वो एएमएच मेन हार्मोन इनहिबिन और ईस्ट्रोजन दे रहे थे। टेस्टिस में जो है ये ग्रेनुलर सेल लाइक सर्टोली सेल्स हैं, ये भी इनहिबिन देंगे, ईस्ट्रोजन के बजाय अब एंड्रोजन दे देंगे, ठीक है, एएमएच दोनों ही दे रहे हैं। ये एएमएच और एमआईएफ एक ही बात है, एक ही हार्मोन के दो नाम है, ठीक है। फिर यस, अब बिफोर वी स्टार्ट एंडो, देखो हमने अभी तक एंडो स्टार्ट नहीं की, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट एंडो हम देखते हैं हाउ दे नो डिलीवर देयर कमांड। ऑटोक्राइन जो होते हैं ना, वो होते हैं जिसमें सेल खुद ही को कमांड करता है कि तुम ये काम करो, ठीक है। इन एंडो, ये टर्म्स हमने देखने, ये ऑटोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये खुद ही हार्मोन निकाल के अपने ही सेल पे काम करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई ये तो जो है ना जो है साथ वाले हार्मोन से को सिग्नल कर रहे हैं थ्रू गैप जंक्शंस, ठीक है, सिग्नलिंग अक्रॉस द गैप जंक्शंस। ये दो सेल्स है ना, इनके दरमियान में ये जंक्शंस हैं, गैप जंक्शंस, डेडिकेटेड बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। पैराग्राइन जो है अ सेल टारगेट्स अ नियर बाय सेल, अब विदाउट गैप जंक्शन काम कर रहे हैं। पैराग्राइन जो है उसमें सिग्नलिंग जो होती है वो नियर बाय सेल्स में विदाउट गैप जंक्शन होती है, ठीक है। एंडोक्राइन जो है अ सेल टारगेट्स अ डिस्टेंट सेल, अब देखो थाइलमस से वो पिट्यूटरी में आया, पिट्यूटरी से जाके कोई हार्मोन लीवर में जा रहा है, मेडल्ला में जा रहा है, वो कैसे जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएगा। तो एंडो में सिग्नलिंग बहुत सारी जो है ना 90% से ज्यादा वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होती है, टारगेट सेल्स पे वो थ्रू ब्लड ट्रेवल करके पहुंचते हैं, इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। ऑटोक्राइन भी हो सकती है, पैराक्राइन भी हो सकती है, एंडोक्राइन भी हो सकती है, थ्रू गैप जंक्शंस भी हो सकती है। तो एंडोक्राइन में वो मीडियम जो है ना वो ब्लड है, ठीक है, कि जो टारगेट सेल्स हैं वो उसके हार्मोन को फॉलो करेंगे, कमांड को। पैराक्राइन में सिग्नलिंग सेल्स हैं जो विद गैप जंक्शन। फिर जो है अ, जब हम सीएनएस में देखेंगे तो फिर वहां कैसे सिग्नल पहुंचते हैं, वो न्यूरोनल होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होते हैं, और इनके अपने पाथवेज होते हैं। फिर कांटेक्ट डिपेंडेंट में अभी हमने पढ़ा कि कांटेक्ट होगा, गैप जंक्शंस बनेंगे, ये इनके डिफरेंट अदर वेज हैं, बट मेन कॉन्सेप्ट आपने यही यही रखना है। ये आपकी इजेंशियल की ही तस्वीर है, तो उसमें ऐसे ही है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ केमिकल सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन एंडो थ्रू ब्लड, पैरा विद और विदाउट गैप जंक्शंस, और ऑटोक्राइन सेल खुद को ही कमांड कर रहा है। ओके, नो, ये अब इम्पोर्टेंट है, या तो इसको रट्टा मारो, या फिर तुम्हें जो है ना काफी ब्रेन एक्टिविटी करनी पड़ेगी इन बायोकेमिस्ट्री, और मुझे लगता है वो बहुत अननेसेसरी है। एग्जाम में जब आना ही ये टेबल है तो बस इसी को रट्टा मार लो, इतना डिटेल में जाके और बहुत करने का खवारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब अभी हमने इतने सारे हार्मोन्स पढ़े हैं, ये एफएसएच पढ़ा हमने, एलएच पढ़ा, आईसीटीएच, टीएसएच, सीआरएच, बीटा, एससीजी, एडीएच, इसके अलावा एमएसएच, पीटीएच, कैल्सिटोनिन, हिस्टामिन, और ग्लूकोफेज और जीआरएच, ये सारे हार्मोन्स हैं। अब ये सारे हार्मोन्स जो है ना इनका सिग्नलिंग पाथवे है ना सीक एम्प के थ्रू होता है, कैम्प बोल देते हैं इनको, ठीक है। ये एग्जाम में बस यही आएगा। अब तुम डिटेल में जाओगे हाउ थ्रू सी कैम्प, ये नहीं आता एग्जाम में। अब कैसे इसको याद रखेंगे, इसका निमोनिक है फ्लैट चैम्प्स चुग। अब देखो कैसे भी निमोनिक से फन्नी होते हैं, अगर तुम एफ से याद करते हो एफ एस एच, एल से याद करते हो एल एच, ए से याद करते हो ए सी टी एच, टी से याद करते हो टी एस एच, फिर सी से याद करते हो सी आर एच, ठीक है, फिर एच सी जी आ गया, फिर आ गया आपका ए से अगेन ए डी एच, फिर एम से एम एस एच, फिर आ गया पी से पी टी एच, फिर आ गया आपका सी अगेन, एच अगेन, फिर दो जी आ गए। तो दो तीन दफा प्रैक्टिस करोगे और फिर तुम याद कर लो फ्लैट चैम चग,
तो आपको याद हो जाएगा ये सारे कैंप के साथ हैं। ठीक है। फिर है गैम्प। इसमें ये है बीएनपी, एनपी, ईडीआरएफ, नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली। तो इसमें आप याद रख लें बैड क्रैम्प। ठीक है, बैड क्रैम्प्स। अच्छा, IP3 वेरी इंपॉर्टेंट। या तो एग्जाम में वो पूछते हैं कि कौन से हार्मोन कैंप के थ्रू करते हैं, या बोलेंगे FSH किसके थ्रू, इसका पाथवे किसके थ्रू है सिग्नलिंग, या तो ये कैंप के थ्रू है, या तो FSH का पूछेंगे या कैंप का पूछेंगे। तो आप इसको याद कर लोगे तो आप आराम से याद कर लोगे कि सारे हार्मोन्स कैंप के थ्रू हैं। टैम्प वाले जो बैड क्रैम्प्स हैं, IP3 वाले जो है ना गुड है। ठीक है। ये फर्स्ट एड के निमोनिक्स हैं। जो लोग USMLE करते हैं वो भी तो इतना कुछ याद करते हैं, तो दे वर्क, वो तो उनके स्केची नोट्स होते हैं या इस तरह की निमोनिक्स होते हैं फर्स्ट एड में, ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो ऑर्गेनाइज करके माइंड में स्टोर कर लें। फिर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की तरह के मैप काइनेज पाथवे है, गेट फाउंड इन द मैप। फिर जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये होते हैं गेट एजैक्ट पिग। देखो मैंने ये याद तो तुम्हें करनी है, ठीक है, और इसमें से मैंने ये भी बता दिया कि जो है इम्पोर्टेंट कौन से है। इम्पोर्टेंट है कैंप वाले और IP3 वाले। जस्ट एक मिनट। तो बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, तो बी स्मार्ट, रिमेम्बर देयर निमोनिक्स, ये याद करने हैं आप। ठीक है। निमोनिक्स का सबसे बड़ा मसला है कि निमोनिक ही भूल जाता है एग्जाम में, ये किसका था, याद रखें फिर। ठीक है, गेट एजैक्ट पिक, ये जो है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ गेट फाउंड इन द मैप है। ठीक है, इन ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ पेट कैटिन टीवी है। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर लें, बट इम्पोर्टेंट कैंप है और IP3 है। ठीक है। ओके। कैंप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे हमारे मतलब के हार्मोन्स है, जैसे FSH है, TSH है, ये HCGs है। इसके अलावा सिग्नलिंग पाथवे आप ओनली स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन तो मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड की बनी होती है, तो स्टेरॉइड भी वो बड़े फ्रेंडली होते हैं इनके साथ। तो स्टेरॉइड हार्मोन आर लिपोफिलिक एंड देयरफॉर मस्ट सर्कुलेट बाउंड टू अ स्पेसिफिक बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स व्हिच इंक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी। तो जब वाटर में करेंगे तो किसी के थ्रू ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो अगर मेल्स में ज्यादा होते हैं सेक्स हार्मोन, तो इसकी रीजन ये है कि इनकी जो कैरी करने वाली प्रोटीन्स हैं वो ज्यादा हो गई। ठीक है, अगर कैरी करने वाली प्रोटीन ज्यादा होगी तो फिर फ्री हार्मोन्स कम पड़ गए, फ्री तो कम पड़ जाएंगे ना। जब सारे ही बाउंड हो जाएंगे तो फ्री कम पड़ जाएंगे। तो इन फीमेल्स में अगर मैं कहूँ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कम है, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाएंगे, जैसे PCO में हो जाता है, एस्ट्रोडिज्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ ड्रग्स हैं जो ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स को ज्यादा करती हैं। आप अक्सर देखते हैं कि हिस्टोटिज्म की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट OCPs होती है। क्यों होती है OCP? बिकॉज OCP इंक्रीज कर देती है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को। ठीक है, PCO में यूजुअली हम OCPs देते हैं, साइकिल भी रेगुलर हो जाता है, एस्ट्रोजन भी कम हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? फ्री एंड्रोजन कम पड़ जाते हैं, वो सारे बाउंड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ओवरऑल जैसे बता दूं कि जब किसी ग्लैंड से हार्मोन निकला है और उसने अपने टारगेट सेल पे थ्रू ब्लड का जाके पहुंचा है, और उससे फिर फर्दर कमांड्स निकली हैं, मैसेजेस निकले हैं थ्रू आउट बॉडी, डिफरेंट सेल्स को, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। वो कैसे पहुंचता है? वो सिग्नल जो है सेल मेम्ब्रेन पे आया, सेल मेम्ब्रेन के साथ पे जाके बाइंड टू द रिसेप्टर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस और इन द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, कुछ डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं, कुछ थ्रू सम रिसेप्टर्स अंदर जाते हैं, ये C कैंप या G कैंप के थ्रू अंदर जाके फिर वो क्या काम करेंगे? काम तो न्यूक्लियस ने करना है, उसने बनानी है प्रोटीन्स उनके मुताबिक। ठीक है, तो फिर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी रिसेप्टर की, वो जाके इनसाइड न्यूक्लियस होगी, फिर न्यूक्लियस से मजीद वो जो इंपॉर्टेंट काम होने हैं वो होंगे। तो फाइनली इस तरह से चलता है काम। कोई स्पेसिफिक जो है प्रोटीन बनेगी, और वो फिर मैसेज पहुंचेगा कैसे, सिग्नलिंग कैसे होगी, सेल मेम्ब्रेन पे कैसे होगी, प्राइमरी मैसेंजर क्या, सेकेंडरी मैसेंजर क्या, ये इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ओवरऑल बता रही हूँ। ठीक है। ओके, फिर मेजर गैस्ट्रो GIT हार्मोन्स की जो पहली टेबल थी वो काफी है। अगर तसल्ली नहीं होती तो ये दूसरी टेबल है, बट आई डोंट थिंक सो कि GIT हमारी डोमेन में है। हम तो GIT नेट में भी नहीं पढ़ा, लेकिन ना फिजियोलॉजी में पढ़ा, तो एंडो में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट नो कि इनके मोटे मोटे सेल्स कौन से हैं, G सेल, D सेल, ECL सेल, उससे कौन सा हार्मोन आ रहा है। ठीक है, तो गैस्ट्रिन हमने बोला था G सेल्स में, सोमेटोस्टेटिन D सेल्स में है,
GIP के सेल्स में है, कोलेसिस्टोकाइनिन आई सेल्स में है, सिक्रीटिन S में थे, ठीक है, बट सोमैटोस्टेटिन D में थे, दोनों ही S से बनते हैं, तो डोंट कंफ्यूज। VIP न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स थ्रू आउट GIT ट्रैक्ट, मोटिलिन ड्यूडेनम और जेजुलम में है, घ्रिलिन जो है स्टोमिक में है, ठीक है। और भूख ज्यादा लगती है तो हमारे पेट में ना बुड़बुड़ होती है, तो घ्रेलिन आते हैं इसको ऐसे याद कर लो। फिर GIP भी इधर ही है, ठीक है, ये इनके स्टिमुलस का रिलीज है, ये इनकी मेजर एक्टिविटी है। तो थोड़ा अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा GIT का, बट इस टेबल के अलावा कुछ और नहीं करना फॉर GIT, डोंट डू, ये टेबल करो और फिर GIT की शक्ल नहीं देगी। फिर सोमैटोस्टेटिन तंग बहुत कर रहा था, मैंने इसको फिर अलग से लिखा है, सोमैटोस्टेटिन 14 है तो ये नर्वस सिस्टम, ठीक है, और सोमैटोस्टेटिन 28 है तो प्रोड्यूस इन गट, 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन सोमैटोस्टेटिन 14, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोजल एंजाइम्स हैं, याद करने हैं तो कर लो, वरना मैंने बोला GIT के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, आप चूंकि पार्ट ऑफ एसेंशियल में था तो बस लिख लिया। ये एसेंशियल की टेबल नहीं है, ये वो दूसरी बुक है, फिलिप बेनेट, वहां से निकाला है, ठीक है, बट छोड़ो उसको। तो फिर अब इतना तो एंडो एंडो की है, तो फिर हम एंडो को कैसे पढ़ेंगे, हम ABC या प्लेसेंटा पढ़ेंगे, प्लेसेंटा के सारे हार्मोन्स करेंगे, ठीक है, फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के अलग से हार्मोन्स करेंगे, और जो थर्ड पार्ट C होगा एंडो का, वो होगा एड्रिनल्स एंड पैंक्रियाज, जिसमें डायबिटीज भी कर लेंगे लगे हाथों, विटामिन D और कैल्शियम जो है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो दैट इज अबाउट today's session. Just today was overview of endo, कि ये सेल सिग्नलिंग कैसे करते हैं, इनके मैसेंजर्स कौन से हैं थ्रू निमोनिक्स, और मेन सेल्स का एक मेन इनके जो स्टिमुलसेस हैं वो क्या हैं, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं, और यही ये जो ओवरव्यू है ना, इसी से ही एंडो के आपके ना 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और 50% आपकी स्पेसिफिक एंडो से आएंगे, ठीक है। तो ये स्लाइड सिर्फ ओवरव्यू के हद तक ना लें, टेक माई वर्ड्स 50% आपके MCQs इन्हीं से आ जाने हैं, लाइक इससे आना ही आना, एक C कैंप में से एक इसमें से आना ही आना, कि गैप जंक्शंस के थ्रू हो रहे हैं, या एंडोक्राइन में कौन सा मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोक्राइन में किसके साथ हो रहे हैं, एक इस स्लाइड से आ जाएगा। एक आ जाएगा GIT का, ये कर लो या फिर ये कर लो, मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा बेहतर था ना, ये वाला दिस वन, इसमें इन्होंने थोड़ा आपका दिमाग सही हो जाएगा, लोकेशन और रिलीज और मेजॉरिटी, ये एक कर लेना बस, ठीक है, बस यही। और फिर इसी तरह ये यही आता है कि प्लेसेंटा का कौन से हार्मोन्स हैं, बेटा एसिडी किसका हार्मोन है, प्लेसेंटा का है ना, ओवरी का तो नहीं है ना, यही MCQ है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या आते हैं, FGR बोला है ना, और वो कहेंगे G से क्या आता है, अल्डो आता है, ठीक है, या T3 T4 के फ्री लेवल्स पूछ लेंगे, या इनका रेशियो पूछ लेंगे, ठीक है, या ये पूछ लेंगे कि कैल्सिटोनिन कहाँ से आता है, पैराफोलिकुलर सेल से, और पैराथायराइड कहाँ से आता है, चीफ सेल से, ठीक है, GH से क्या आता है, पैरिथ्रो, इसी में MCQs आ जाने हैं, ठीक है। और इससे तो पक्का ठक्का एक क्वेश्चन आना आना कि कौन सी न्यूक्लियस से क्या आ रहा है, जो कि मैंने आपको सारा ऑर्गेनाइज कर दिया। और फिर इनके मेन है, ये थोड़ा अगर इससे थोड़ा सेंस बन जाएगा ना कि ये क्या कर रहे हैं, कि लाइक MSH के साथ जो दूसरा हार्मोन है वो ACTH है, तो इसका भाई चूज करना है, वो ACTH है, ठीक है, TRH के साथ प्रोलेक्टिन चूज करना है, बस इसी तरह, ठीक है। और एक मैंने तुम्हें शिहान और एशरमैन के 2 क्लिनिकल सिनेरियोस कराए हैं, और एक मैंने कराया है लैक्टेशन लिमिनोरिया और ओवेरियन फेलियर का, ये भी आना ही आना, ठीक है। तो ये स्लाइड शुरू की, इंट्रोडक्शन भी हो गया, और इससे 50% आपको क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है। सो that was about today's session. अब कुछ समझ आ रही है एंडो की, कोई इशू वगैरह? डर तो नहीं लग रहा था एंडो से? ये इन्वेस्टिगेशन हम्म इन्वेस्टिगेशन की जो थायराइड की है, ये हर जगह डिफरेंट लिखी हुई थी, ये क्या RCOG गाइडलाइन, मतलब ये लोग किसको हाँ, फॉलो, हम ये लोग जो कर लेटेस्ट रहे ये हैं तो लेटेस्ट हम वन है, किसको फॉलो करें? लेटेस्ट वन है ये। जो आपकी बुक